Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be section 145 to section 148 of Criminal Procedure Code 1973, which is a part and parcel of chapter of Maintenance of Public Order and Tranquility. So जब कभी भी कोई पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है या पब्लिक ट्रंक्विलिटी का कोई डिस्टर्बेंस होता है, उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर को पावर है वहां के डिसिप्लिन मेंटेन करने का, उसको वहां की सिचुएशन को हैंडल करने का एक पर्टिकुलर प्रोविजन है जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का। तो ये पूरा सिनेरियो सेक्शन 145 से लेकर 148 हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस टॉपिक पर पूछ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Maintenance of public order and tranquility, section 145 to 148. So procedure where dispute concerning land or water is likely to cause breach of peace, section 145. So whenever an executive magistrate is satisfied from a report of a police officer or upon other information that a dispute likely to cause a breach of peace exists concerning any land or water और द बाउंड्रीज देयरऑफ विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन। जब कभी भी अगर किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अगर को लगता है, वो सेटिस्फाई होता है पुलिस की रिपोर्ट के जरिए या उसके पास कोई दूसरा इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि किसी ज़मीन को लेकर या किसी पानी के मसले को लेकर या कोई एरिया के बाउंड्रीज को लेकर ब्रीच ऑफ पीस होने का खतरा है, यानी लोगों में अफरा तफरी होने के चांसेस है, उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में ऐसा होता है, ऐसी इंफॉर्मेशन अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को मिलती है कि किसी ज़मीन को लेकर या किसी पानी को लेकर ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, उस सिचुएशन में क्या होगा? ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायरिंग द पार्टीज टू अटेंड हिज कोर्ट इन पर्सन और बाय प्लीडर on a specified date and time and to put in written statement of their respective claim as respects the fact of actual possession of a subject of dispute. तो मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, कि दो लोगों के बीच में किसी लैंड को लेकर या पानी के मसले को लेकर झगड़ा हो सकता है, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? एक रिटर्न ऑर्डर वो दोनों पार्टीज को भेजेगा और बोलेगा कि कोर्ट में आओ, आप खुद आओ या आपके वकील के जरिए आओ, और एक डेट देगा कि ये डेट में आपको हाजिर रहना है और आपका जो भी क्लेम है दोनों पार्टीज का वो कोर्ट के सामने रखना है। ऐसी रिटर्न ऑर्डर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वो पार्टीज को दे सकता है। फॉर एग्जांपल ए और बी दोनों के बीच में अगर झगड़ा होने के चांसेस है किसी जमीन को लेकर या किसी पानी के मसले को लेकर, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट दोनों को नोटिस भेजेगा, दोनों को टाइम देगा कोर्ट में अपीयर होने के वास्ते और दोनों को रिटर्न सबमिट करने के लिए कहेगा कि आपका क्लेम क्या है वो सबमिट कीजिए। सबसेक्शन 2 डील्स विद फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन लैंड और वाटर इंक्लूड्स बिल्डिंग, मार्केट, फिशरीज, क्रॉप्स और अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड्स एंड द रेंट और प्रॉफिट ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर सबसेक्शन 2 में क्लियरिफिकेशन किया कि लैंड और वाटर का मतलब ये है, इसमें क्या इंक्लूड होता है? कोई बिल्डिंग है तो वो भी इंक्लूड होगी, कोई मार्केट है तो वो भी इंक्लूड होगा, अगर फिशरीज का पर्सन है मतलब मछलियाँ पकड़ने का राइट है वो भी इंक्लूड होगा, क्रॉप्स कोई फसल है वो भी इंक्लूड होगी, या रेंट और प्रॉफिट सब इस कंसेप्ट में आएगा, लैंड और वाटर के कंसेप्ट में। नाउ सबसेक्शन 3, a copy of the order shall be served in the manner provided by this code for the service of summons upon such person or persons as the magistrate may direct, and at least one copy shall be published by being affixed to some conspicuous place at or near the subject of dispute. तो वो जो ऑर्डर की कॉपी है पार्टीज पे सर्व होगी और फॉर द सर्विस ऑफ समन्स के जैसा ही वो ऑर्डर की कॉपी सर्व होगी, और जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ पर भी उस ऑर्डर की रिटर्न ऑर्डर की एक कॉपी चिपकाई जाएगी। देन
सब क्लॉज 4, the magistrate shall then, without reference to the merits or the claims of any of the parties to a right to possess the subject of disputes, peruse the statement so put in, here the parties receives all such evidence as may be produced by them, take such further evidence if any as he think necessary। जब कभी भी पार्टीज को नोटिस भेजेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जब पार्टीज का जो भी क्लेम है वो आएगा रिटर्न क्लेम, वो रिटर्न क्लेम को पढ़ने के बाद, पार्टीज को सुनने के बाद, एविडेंस को कंसिडर करने के बाद मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर सकता है उसको जैसा लगा उस हिसाब से। नाउ if possible decide whether any and which of the party was at the date of order made by him under subsection 1 in possession of the subject of dispute। और वो ये डिसाइड भी करेगा कि जब डिस्प्यूट हुआ तो कौन सी पार्टी पोजीशन में थी उस पर्टिकुलर लैंड पे या उस वाटर पे, व्हाटएवर इट में भी, वो जो डिस्प्यूट है वहां पर किसका राइट था, ये एविडेंस को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट डिसाइड कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट if it appears to the magistrate that any party has been forcibly and wrongfully dispossessed within 2 months next before the date on which the report of police officer or other information was received by the magistrate, or after that date and before the date of his order under subsection 1, he may treat the party so dispossessed as if that party had been in possession on the date of his order under subsection 1। अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये जो रिपोर्ट हुई जो मजिस्ट्रेट के पास, वो रिपोर्ट के 2 महीने के अंदर, मतलब आज रिपोर्ट हुई तो पिछले 2 महीने में अगर किसी पार्टी को फोर्सिबली डिस्पोजेस्ड किया गया हो, या रिपोर्ट होने के बाद और फाइनल जजमेंट आने के बीच में अगर डिस्पोजेस्ड किया हो कोई पार्टी को, तो मैजिस्ट्रेट ये कंसिडर करेगा कि ऑर्डर के पास करते वक्त वो पार्टी का ही पोजीशन था उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे। फॉर एग्जांपल मेरा पोजीशन था, मुझे रॉन्गफुली डिस्पोजेस किया गया किसी लैंड से और बाद में मैजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट हुई 2 महीने के अंदर, या मैजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट होने के बाद से ऑर्डर पास होने के बीच में अगर मुझे डिस्पोजेस किया जाता है, तो उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट ये कंसिडर करेगा कि ऑर्डर के टाइम पे मेरा ही पोजीशन था। नाउ सबसेक्शन 5, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड any party so required to attain or any other person interested from showing that no such dispute as aforesaid exists or has existed, and in such case the magistrate shall cancel his said order and all further proceeding thereon shall be stayed, but subject to such cancellation the order of magistrate under section 1 shall be final। अब क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्डर पास भी करता है कोई मैजिस्ट्रेट, तो ऑर्डर पास होने के वजह से कोई पार्टी को ऐसा लगता है कि उसके अगेंस्ट में ये जो ऑर्डर पास हुआ ये डिस्प्यूट एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, जिस डिस्प्यूट को कोर्ट ने डिसाइड किया वो असल में वो डिस्प्यूट एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, अगर ऐसा पार्टी को लगता है तो वो पार्टी कोर्ट के सामने आकर कह सकती है, और अगर वो पार्टी प्रूव करती है मैजिस्ट्रेट के सामने कि ऐसा कोई डिस्प्यूट था ही नहीं जो आपने डिसाइड करे, तो मैजिस्ट्रेट उस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है और उस ऑर्डर को स्टे भी दे सकता है। सबसेक्शन 6, if the magistrate decide that one of the parties was or should under the proviso to subsection 4 be treated as being in such possession of the said subject, he shall issue an order declaring such party to be entitled to possession thereof until evicted therefrom in due course of law, and forbidding all disturbance of such possession until such eviction, and when he proceed under the proviso to subsection 4 may restore to possession the party forcibly and wrongfully dispossessed। अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जब ये डिस्प्यूट हुआ है तो वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर पर्सन के पोजीशन में थी, समझ रहे हो? If the magistrate decide that one of the parties was or should under the proviso to subsection 4 be treated as being in such possession of the said subject, अगर उसको लगता है मैजिस्ट्रेट को कि ये जो पार्टी है
उसका ही पोजीशन था, ऐसा ट्रीट करना है। ही शैल इशू एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग सच पार्टी टू बी इंटाइटल्ड टू पोजीशन। तो मैजिस्ट्रेट एक ऑर्डर पास करेगा और जिसमें डिक्लेयर करेगा कि सो एंड सो पार्टी इज इंटाइटल्ड टू पोजीशन, ये पार्टी पोजीशन के लिए इंटाइटल है। अनटिल एविक्टेड देयर फ्रॉम इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, जब तक कि वो लॉ ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में पोजीशन से इविक्ट ना हो, जब तक कोर्ट स्पेशली ऑर्डर पास ना करे कि इसका पोजीशन नहीं है, तब तक कोर्ट उसको पोजीशन दे सकता है। एंड फॉरबिडिंग ऑल डिस्टर्बेंस ऑफ सच पोजीशन अंटिल सच इविक्शन, और मैजिस्ट्रेट ये भी ऑर्डर पास करेगा कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर उसको इविक्ट करने का, कोर्ट का ऑर्डर उसको डिस्पोजेस करने का नहीं आता, तब तक कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना तो उसको फोर्सिबली या रॉन्गफुली डिस्पोजेस करेगा। सबसेक्शन बी, the order made under this subsection shall be served and published in the manner laid down in subsection 3। तो वो जो ऑर्डर है वो पब्लिश किया जाएगा सबसेक्शन 3 के हिसाब से, मतलब वो ऑर्डर जहां पर डिस्प्यूटेड एरिया है वहां पर भी चिपकाया जाएगा। जो भी ऑर्डर पास किया कोर्ट ने वहां पर भी चिपकाया जाएगा जहां पर डिस्प्यूट अराइज हुआ था। सबसेक्शन 7 डील्स विद व्हेन एनी पार्टी टू एनी सच प्रोसीडिंग डाइज द मैजिस्ट्रेट मे कॉज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टी टू बी मेड अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग। अगर दोनों पार्टी जो डिस्प्यूट है उसमें से अगर एक पार्टी की डेथ हो जाती है तो कोर्ट उसके रिप्रेजेंटेटिव को अलाउ करेगा वो केस को कंटिन्यू करने के लिए। सबसेक्शन 8, if the magistrate is of opinion that any crop or other produce of the property the subject of dispute in a proceeding under this section pending before him is subject to speedy and natural decay, he may make an order for the proper custody or sale of such property, and upon the completion of the inquiry shall make such order for the disposal of such property or the sale proceed thereof as he thinks fit। तो क्या होगा कि अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि जो लैंड है जिससे रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है, अगर वहां पर ऐसी कोई क्रॉप है या वहां पर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो कि स्पीडी डिके हो सकती है, मतलब वो खराब हो सकती है, तो उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट उसकी प्रॉपर कस्टडी का ऑर्डर पास कर सकता है या उसके डिस्पोजल का भी, उसके सेल का भी ऑर्डर पास कर सकता है मैजिस्ट्रेट। द मैजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक्स फिट at any stage of the proceeding under this section on the application of either party issue a summons to any witness directing him to attain or produce any document or thing। तो ये डिस्प्यूट चल रहा है, वो डिस्प्यूट के बीच में कहीं पर भी वो मैजिस्ट्रेट दोनों पार्टी में से किसी भी पार्टी को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का ऑर्डर पास कर सकता है। सबसेक्शन 10, nothing in this section shall be deemed to be in derogation of the power of magistrate to proceed under section 107। Now section 146, power to attach subject of disputes and to appoint a receiver। If the magistrate at any time after making the order under subsection 1 of section 45 consider the case to be one of emergency, or if he decide that none of the party was then in such possession as is referred to in section 145, अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि सेक्शन 145 में जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है दो पार्टीज के बीच में लैंड को लेकर या पानी के मसले को लेकर, अगर वो दोनों भी पार्टी का पोजीशन प्रूव नहीं हो रहा है, दोनों भी पार्टी का पोजीशन के लिए लायक नहीं है और इमरजेंसी है, उस सिचुएशन में वो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, और if he is unable to satisfy himself as to which of them was then in such possession of the subject of dispute, he may attach the subject of dispute until a competent court has determined the rights of the parties thereto with regard to the person entitled to the possession thereof। अब मैजिस्ट्रेट खुद कंफर्म नहीं है कि जो दोनों पार्टी जो डिस्प्यूट है दोनों के बीच में किसका क्लेम सही है, तो उस सिचुएशन में अगर मैजिस्ट्रेट कंफर्म नहीं है, मैजिस्ट्रेट खुद सेटिस्फाई नहीं है कि कौन सी पार्टी का क्लेम है, कौन सी पार्टी का पोजीशन है डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो उस सिचुएशन में वो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। कब तक? जब तक के कॉम्पिटेंट कोर्ट दोनों पार्टी के बीच में केस ना चलाए और कोई प्रॉपर कंक्लूजन पे ना आ जाए। Provided that such magistrate may withdraw the attachment at any time if he is satisfied that there is no longer any likelihood of breach of a peace with regard to the subject of dispute। तो जो अटैच की वाली प्रॉपर्टी है वो अटैचमेंट को वो मैजिस्ट्रेट विड्रॉ भी कर सकता है
कभी भी बीच में अगर उसको ये लगता है कि नहीं अब ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं बचा दोनों पार्टीज के बीच में और ब्रीच ऑफ पीस होने का कोई खतरा नहीं है, उस सिचुएशन में जो प्रॉपर्टी अटैच की हुई है वो प्रॉपर्टी को रिलीज भी कर सकता है वो कोर्ट। Subsection 2 deals with when the magistrate attach the subject of dispute, he may, if no receiver in relation to such subject of dispute has been appointed by any civil court, make such arrangement as he considers proper for looking after the property, or if he thinks fit, appoint a receiver thereof, who shall have, subject to the control of the magistrate, all the power of a receiver appointed under the code of सिविल प्रोसीजर। तो जो अटैच की हुई प्रॉपर्टी है मैजिस्ट्रेट ने, अगर सिविल कोर्ट ने उस अटैच प्रॉपर्टी पे अगर कोई रिसीवर अपॉइंट नहीं किया है तो उस सिचुएशन में वो मैजिस्ट्रेट एक अरेंजमेंट करेगा कोई ना कोई पर्सन को उस प्रॉपर्टी पे लुक आफ्टर करने के लिए, या तो वो खुद रिसीवर अपॉइंट कर सकता है वो अटैच की हुई प्रॉपर्टी पर, प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ अ रिसीवर बीइंग सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बाय एनी सिविल कोर्ट, द मैजिस्ट्रेट shall order the receiver appointed by him to hand over the possession of the subject of dispute to the receiver appointed by the civil court and shall thereafter discharge the receiver appointed by him. फॉर एग्जाम्पल जो मैजिस्ट्रेट ने अटैच किया अगर वो रिसीवर अपॉइंट करता है कोई और बाद में अगर सिविल कोर्ट कोई रिसीवर अपॉइंट करता है तो उस सिचुएशन में जिस कोर्ट ने जिस मैजिस्ट्रेट ने वो प्रॉपर्टी को अटैच किया था और पहला रिसीवर अपॉइंट किया था वो ऑर्डर करेगा उस रिसीवर को कि जो सिविल कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट किया उसको वो प्रॉपर्टी का पोजीशन हैंडओवर करे, समझ रहे। लाइकवाइज and may make such other incidental or consequential order as may be just, और वो मैजिस्ट्रेट और कोई ऑर्डर उसको लगता है कि सही है तो वो ऑर्डर भी पास कर सकता है। 147 डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड और वाटर। Whenever an executive magistrate is certified from the report of a police officer or upon the other information that a dispute likely to cause a breach of a peace exists regarding any alleged right of user of any land or water within his local jurisdiction, whether such right be claimed as an easement or otherwise, अगर कोई राइट को से रिलेटेड अगर कोई वाटर को यूज करने का राइट या लैंड को यूज करने के राइट से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होता है और जो डिस्प्यूट के चलते पब्लिक पीस डिस्टर्ब होने के चांसेस है तो उस सिचुएशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो सच मजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक राइटिंग में ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर क्या करेगा, स्टेटिंग द ग्राउंड्स ऑफ हिज बीइंग सो सेटिस्फाइड एंड रिक्वायरिंग द पार्टीज कंसर्न इन सच डिस्प्यूट टू अटेंड हिज कोर्ट इन पर्सन और बाय प्लीडर on a specified date and time and to put in written statement of their respective claims, कि वो दोनों पार्टी जिनके बीच में वो राइट को लेकर डिस्प्यूट है वो दोनों को रिटर्न नोटिस भेजेगा वो मैजिस्ट्रेट और उनको कहेगा कि आपका जो भी क्लेम है वो इस कोर्ट में पेश करें आप खुद या आपके प्लीडर के जरिए। सब क्लॉज 2 डील्स विद द मैजिस्ट्रेट शैल देन पेरूज द स्टेटमेंट सो पुट इन हियर द पार्टीज। अब उसके बाद सब क्लॉज 2 में क्या करेगा, जो भी पार्टीज का कहना आया वो जो भी रिटर्न क्लेम आया है दोनों पार्टीज का वो रिटर्न क्लेम को एग्जामाइन करेगा कोर्ट, पार्टीज को सुनेगा दोनों पार्टीज को, अगर कोई एविडेंस है तो एविडेंस को सुनेगा और एविडेंस को सुनने के बाद उसको लगता है कि वो कंक्लूजन पे आ सकता है तो उस हिसाब से ऑर्डर पास करेगा वो पर्टिकुलर मैजिस्ट्रेट। नाउ सबसेक्शन 3, if it appears to such magistrate that such rights exist, he may make an order prohibiting any interference with the exercise of such right, including in a proper case an order for the removal of any obstruction in the exercise of any such right। अब अगर फॉर एग्जाम्पल जो पार्टी कह रही थी कि मेरा राइट है, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ उसका राइट है तो उस सिचुएशन में दूसरे पार्टी को प्रोहिबिट करेगा। मैजिस्ट्रेट दूसरे पार्टी के अगेंस्ट में ऑर्डर पास करेगा और उसको कहेगा कि यू शुड नॉट इंटरफियर इन द राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि आपने इस पर्सन के राइट में इंटरफियर नहीं करना है। और अगर वो पर्सन ने कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया है इसके राइट में तो मैजिस्ट्रेट उसको ऑर्डर पास करेगा कि रिमूव सच ऑब्स्ट्रक्शन, वो ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने का ऑर्डर भी पास करेगा। प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड वेयर द राइट इज एक्सरसाइजेबल एट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर under such right has been exercised within 3 unless
such right has been exercised within 3 months next before the receipt under subsection 1 of the report of the police officer or other information leading to the institution of inquiry। समझ रहे हो कि अगर ये ऐसा ऑर्डर जो अभी मैजिस्ट्रेट ने जो पास किया पर्सन के अगेंस्ट में कि आप यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, अगर वो फॉर एग्जांपल ऐसा राइट साल भर के लिए एक्सरसाइज होने वाला है तो उस सिचुएशन में ये जो ऑर्डर है मैजिस्ट्रेट पास नहीं कर सकता है। मतलब वो राइट कि नहीं नहीं आप यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, आप इस राइट में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, अगर वो साल भर यूज होने वाला राइट है तो इंटरफेरेंस नहीं करने का ये ऑर्डर मैजिस्ट्रेट पास नहीं कर सकता है अनलेस सच राइट हैज बीन एक्सरसाइज विद इन 3 months नेक्स्ट बिफोर द रिसिप्ट अंडर सबसेक्शन 1। कि वो राइट अगर 3 महीने के अंदर अगर एक्सरसाइज किया हुआ है ये रिपोर्ट आने के पहले, तो ही उस सिचुएशन में ऐसा ऑर्डर पास किया जा सकता है। और वेयर द राइट इज एक्सरसाइजेबल ओनली एट अ पर्टिकुलर सीजन और ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन अनलेस द राइट हैज बीन एक्सरसाइज ड्यूरिंग द लास्ट ऑफ सच अ सीजन और ऑन द लास्ट ऑफ सच ओकेजन बिफोर सच रिसिप्ट। और ऐसा राइट जो एक पर्टिकुलर सीजन में या पर्टिकुलर ओकेजन में एक्सरसाइज होता है, ऐसे राइट में अगर कोई इंटरफेरेंस करता है तो मैजिस्ट्रेट वो इंटरफेरेंस के अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर सकता है, ना कि साल भरे भरे राइट के अगेंस्ट में। अब when in any proceeding commenced under subsection 1 of section 145 the magistrate finds that the dispute is as regard an alleged right of user of land or water, he may after recording his reason continue with the proceeding as if they has been commenced under subsection 1। अब क्या हो गया कि when in any proceeding commenced under subsection 1 of section 145, section 145 के subsection 1 में जो proceeding commence हुई है, the magistrate finds that the dispute is as regard an alleged right of use of land or water, he may after recording his reason continue the proceeding as if they had been commenced under subsection 1। तो अगर subsection 1 सेक्शन 145 के सबसेक्शन 1 में अगर कोई प्रोसीडिंग किसी लैंड से या किसी वाटर से रिलेटेड अगर कोई कमेंस होने वाली है तो ये प्रोसीडिंग भी मैजिस्ट्रेट वैसा ही समझेगा कि वो सबसेक्शन 1 में ही कमेंस हुई प्रोसीडिंग है। एंड व्हेन इन एनी प्रोसीडिंग कमेंस्ड अंडर सबसेक्शन 1 द मैजिस्ट्रेट फाइंड्स दैट द डिस्प्यूट शुड बी डील्ड with under section 145, he may after recording his reason continue with the proceeding as if they had been commenced under subsection 1 of section 145। प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये जो प्रोसीडिंग है ये सेक्शन 145 सब क्लॉज 1 के जैसी ही है या वो जो कमेंस हुई उससे ही मेल खाती है, तो उस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट ये समझेगा कि ये जो केस है जो अभी शुरू हुआ है सेक्शन 147 में वो सेक्शन 145 सब क्लॉज 1 में ही शुरू हुआ है, ऐसा ट्रीट करेगा। नाउ सेक्शन 148 लोकल इंक्वायरी। Whenever a local inquiry is necessary for the purpose of section 145, section 146 and section 147, अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि लोकल इंक्वायरी की ज़रूरत है सेक्शन 145 में जो राइट डिस्प्यूट में है, सेक्शन 146 और 147 में जो राइट डिस्प्यूट में है उससे रिलेटेड लोकल इंक्वायरी ज़रूरी है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट may depute any magistrate subordinate to him to make the inquiry and may furnish him with such written instruction as may seem necessary for his guidance। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उनके सबऑर्डिनेट जो मजिस्ट्रेट है उनको एक रिटन ऑर्डर देगा काय का? इंक्वायरी का, और इंस्ट्रक्शन भी देगा कि इंक्वायरी किस तरीके से होगी। एंड मे डिक्लेयर बाय whom the whole or any part of the necessary expenses of the inquiry shall be paid। और वो मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये भी मेंशन करेगा कि ये जो इंक्वायरी होना है इसका जो इस पे जो खर्च होने वाला है वो कौन देगा, दोनों पार्टी में से कौन देगा ये भी वो डिसाइड करेगा। द रिपोर्ट ऑफ द पर्सन सो डिप्यूटेड में बी रीड एज एविडेंस इन द केस। अब जिस सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को लोकल इंक्वायरी के लिए डिप्यूट किया जाएगा उसकी जो रिपोर्ट है वो एज एविडेंस ट्रीट होगी सेक्शन 148 में। Where any cost have been incurred by any party to a proceeding under section 145, 146 and 147, the magistrate passing a decision may direct by whom such cost shall be paid, whether by such party or by any other party to the proceeding, and whether in whole or in part or proportion of such cost may include any expenses incurred in respect of witnesses and pleaders
फी विच द कोर्ट में कंसिडर रिजनेबल। मैजिस्ट्रेट क्या करेगा कि अगर कोई विटनेस को जो आना जाने के खर्च है, बाकी जो कॉस्ट है वो कौन देगा, मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगी कि ए पार्टी देगी या बी पार्टी देगी या दोनों प्रोपोर्शनेट में देंगे, ये डिसाइड करने का पावर उस मैजिस्ट्रेट को रहेगा। सो दिस इज द पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 145 to 148 which we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.